हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक मीन। इस टॉपिक के अंदर मैं सब कुछ कवर करूंगा कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, फिर हम इसके कैलकुलेशन करेंगे इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज में, और फिर उसके बाद इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में लेस देन वाली सीरीज कवर करूंगा मैं, मोर देन वाली, ओपन एंड वाली, और करेक्ट मीन इनकरेक्ट मीन को कवर करूंगा। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज को कवर करूंगा, और फिर मिसिंग वैल्यूज को कवर करने के बाद मैं वेटेड अरिथमेटिक मीन को कवर करूंगा, कंबाइंड मीन को कवर करूंगा, और लास्ट में मैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कवर करूंगा इसकी। ठीक है, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो में क्या क्या करवाना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी, साथ के साथ आप नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें सारा का सारा टॉपिक कवर करना है। चलिए शुरू करते हैं। अरिथमेटिक मीन इज द नंबर which is obtained by dividing the sum of the values of all the items of a series by the number of items. Simple words में हमारे को जितनी भी items दी हुई हैं उनको टोटल करके डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आइटम से, तो हमें अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपल मीन निकाल लेंगे। ठीक, समझ गए बात? तो अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है पेपर में, तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि हम अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हैं बाय टेकिंग सम ऑफ द आइटम्स, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर आपको पेपर में थ्योरेटिकली आता है तो एक एक डेफिनेशन लिखनी बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्रेस्ट, द अरिथमेटिक मीन इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द आइटम्स इन अ सीरीज बाय देयर नंबर। मतलब जितने भी सीरीज में नंबर दिए हैं उनको टोटल कर लेंगे, उनका सम निकाल लेंगे और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। समझ के बात? अब आ जाता है अरिथमेटिक मीन के टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। बेसिकली दो टाइप्स हैं इसके। सबसे पहला आ जाता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, और दूसरा वेटेड अरिथमेटिक मीन। जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है, व्हाइल कैलकुलेटिंग अ सिंपल अरिथमेटिक मीन या सिंपल अरिथमेटिक एवरेज, जो भी आप कह सकते हो, ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। जब भी हम सिंपल अरिथमेटिक मीन निकाल रहे होते हैं तो सीरीज के हर एक आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, मगर जब हम वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो सीरीज के हर एक आइटम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। कुछ आइटम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और कुछ को कम दी जाती है। Many a time, the relative importance of different items is not the same. In such cases, the average must reflect आना था यहाँ, रुको 2 मिनट। Must reflect, स्पीड में कभी कभी हो जाता है, must reflect the relative importance of different items of the series. कुछ आइटम्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनको ज्यादा वेट्स दिए जाते हैं, और कुछ आइटम्स की कम इंपॉर्टेंस है, उनको कम वेटेज दी जाती है। फॉर दिस पर्पज वी कंप्यूट वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, उसके लिए हम वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। यहाँ पे मैं मीन भी लिख सकता था, वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब द टर्म वेट स्टैंड्स फॉर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स। तो अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक पर्टिकुलर आइटम की तो हम उसको ज्यादा वेटेज या ज्यादा वेट्स दे देंगे, अगर कम इंपॉर्टेंस है तो उसको हम कम वेटेज देंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो इसमें ये आ जाता है कि अगर आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आपकी जो वैल्यू है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो उसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी, अगर कम इंपॉर्टेंस है तो कम उसको वेटेज दी जाएगी। अब हम शुरू कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का तरीका, इसमें जो सबसे पहला तरीका आ जाता है वो है मतलब इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स मीन को हम जो है डिनोट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, ये कैपिटल एक्स होना चाहिए और इसके ऊपर बार। तो ये क्या हो गया? सिंपल मीन कह सकते हो या अरिथमेटिक मीन कह सकते हो। तो इसका अभी हमने ऊपर फॉर्मूला जो है वो जो है वर्ड्स में किया था, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल आइटम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। मतलब आपको अगर जितनी भी आइटम्स दी हैं उन सबको टोटल कर लो डिवाइडेड बाय उनका नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर हम टोटल करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? सिग्मा एक्स। इसको समीशन एक्स कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग सिग्मा एक्स बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? कैपिटल सिग्मा। ये जो कैपिटल सिग्मा है इसको हम क्या कहते हैं? सबमिशन, मतलब टोटल। ये होता है स्मॉल सिग्मा, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए होता है ना, वैसे। तो ये जो स्मॉल सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वेजेस दी हुई हैं 60, 70, 80, 95, 100, 110, 115, 130, 140, 160। आपको ये वेजेस दी हैं, जो भी हमें वेजेस दी हैं, मान लो मैंने इसको डिनोट कर दिया कि ये एक्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इसका टोटल करूंगा। तो यहां से मैं निकालूंगा सिग्मा एक्स।
तो सिग्मा एक्स की वैल्यू अगर मैं इन सबको टोटल करता हूँ तो वो आ जाती है 1060। तो अगर मैंने मीन निकालना है, मैं यहाँ प्रॉपर लिख देता हूँ 1060। तो अगर मैंने मीन निकालना है तो मैं यहाँ लिखूंगा मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो सिग्मा एक्स कितना हो गया 1060 और ये नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, ये है हमारी 10। तो आंसर कितना आ गया मीन का 106। तो मैं ये कहता हूं कि एवरेज वेज जो है इस डेटा के हिसाब से वो निकल रही है 106। समझ की बात। तो ये तो था डायरेक्ट मेथड जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स किया, नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल किया जिसको हम सिग्मा एक्स कहते हैं। अगर इसको एक्स ले रहे हैं तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, जो भी आया हमारा वो आंसर, मतलब वो हमारी एवरेज निकल गई। तो ये तो था हमारे पास सिंपल जो है मीन निकालने का एक तरीका, जो कि डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड के हिसाब से क्या है। तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल्स टू ए होता है एज्यूम मीन, कई लोग इसको एज्यूम नंबर भी कह देते हैं, प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। तो डी क्या होता है डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम मीन, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, और एन वही होता है नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसको निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो वेजेस हैं इसको हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपिटल एक्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने निकालना है डेविएशंस। डी क्या होता है एक्स माइनस ए, मैं यहाँ प्रॉपर लिख देता हूँ एक्स माइनस ए। तो हमने एज्यूम नंबर हमने एज्यूम नंबर ले लिया, हमने 110, आप कोई भी ले सकते हो, कोई मीन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हमने ले लिया 110, ज्यादातर वो वैल्यू ली जाती है जो जो उस सीरीज में बीच वाला कोई नंबर होता है वो लिया जाता है। समझ की बात। तो अब हमने क्या करना है, हर एक नंबर को एज्यूम नंबर से मतलब माइनस कर देना है। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60, माइनस एज्यूम नंबर कितना लिया था 110, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा -50। वैसे ही 70 माइनस 110, ये कितना आएगा -40। अब मैं सीधा लिख देता हूँ 80 को माइनस किया -30, 95 को माइनस किया -15, -10, 0, ठीक है, 5, 20, उसके बाद आ गया 30, उसके बाद आ गया 50। तो ये जो सारे नंबर्स आए हैं ये डेविएशंस है। और अगर मैं यहाँ से डेविएशंस को टोटल करता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा सिग्मा डी, तो इसको टोटल जो करेंगे हम वो आ जाएगा हमारा -40। समझ गए बात, -40। तो अब अगर मैं मीन की वैल्यू निकालूं तो मीन की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये एज्यूम नंबर है, ये डेविएशंस है। मैं फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो एज्यूम नंबर हमने कितना लिया है 110, सिग्मा डी हमारा कितना निकला है -40, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स ये कितने हैं 10, तो ये हमारा सिंपली आ गया 110, ये 40 -4 आ गया, तो आंसर आ गया 106। तो एवरेज निकल गई ना हमारी। तो अगर हमने शॉर्टकट मेथड से करना है तो ये तरीका होगा शॉर्टकट मेथड का। तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं शुरू करूंगा हमारा एक और मेथड जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज के अंडर करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के अंडर जो पहला मेथड आ जाता है वो आ जाता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है बोल बोल के गला बैठ के माफ करना, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ध्यान से देखना, मैं ये एफ एक्स कह रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स, ये जो एक्स है ये कैपिटल है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। समझ गए बात, ये स्मॉल नहीं डालना एक्स, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एक्स कुछ और होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो आप उल्टा गलती कर दोगे। तो जो कैपिटल एक्स है वहां कैपिटल एक्स ही डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको ईयर्स जो है एज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 20 साल के इतने हैं, 21 साल के इतने हैं, इस हिसाब से डाटा दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो एज दी है, जो फ्रीक्वेंसी के अलावा जो चीज दी हुई है उसको कैपिटल एक्स ले लेना है। तो आपको कैपिटल एक्स भी है, आपके पास एफ भी है, नेक्स्ट कॉलम क्या बनाओगे एफ एक्स। तो हमने तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखना है ना एफ एक्स। तो ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 20, मतलब एफ और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 21 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 42, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 88, 23 multiplied by 5 that is 115, 24 multiplied by 15 is 360, 25 multiplied by 23 is 575। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे और यहाँ से सिग्मा एफ कर लेंगे। तो सिग्मा एफ आ जाता है 50 और सिग्मा एफ एक्स आ जाता है 1200। तो यहाँ पे अगर मैं मीन का फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो दैट विल बी इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 50 और ये आंसर आ जाएगा आपका 24।
तो सिंपल वर्ड्स में हमारा आंसर कितना आ गया 24। तो हमने ये पता लगाया कि जिस हिसाब से हमें डाटा दिया है उस हिसाब से जो एवरेज एज निकल रही है वो है 24। ठीक है, तो ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपके साथ करूंगा शॉर्टकट मेथड। किसका? डिस्क्रीट सीरीज का। उसमें क्या फॉर्मूला बन जाता है? उसमें सेम फॉर्मूला जो हमने इधर किया था, इधर क्या कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज में किया था, बट ये जो ऊपर डेविएशंस है ना, इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है और एन की जगह हमने सिग्मा एफ लिख देना है, क्योंकि पूरी स्टैटिस्टिक्स में एन सिग्मा एफ ही होता है और ऊपर जो डेविएशंस है उसको एफ से मल्टीप्लाई किया है। डेविएशंस क्या है? वही एक्स माइनस ए। ठीक है, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया, यहाँ एज दे दी, यहाँ फ्रीक्वेंसी, तो मैं एज को क्या ले लेता हूँ? कैपिटल एक्स। तो नेक्स्ट कॉलम में बनाऊंगा डेविएशंस। तो डेविएशंस क्या होंगी? एक्स माइनस ए। तो मैंने एज्यूम नंबर कितना ले लिया? लेट मैं कोई सेंट्रल वैल्यू टाइप 23 एज्यूम नंबर ले लेता हूँ। तो अब मैं माइनस करूंगा x माइनस ए। एक्स क्या है यहाँ पे? 20। एज्यूम नंबर क्या है? 23। तो जब मैं माइनस कर रहा हूँ ये आ गया -3। नेक्स्ट 21 को 23 से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? -2। वैसे ही आ जाएगा -1 0 1 2। ये तो डेविएशंस निकल गए। नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है f इंटू डी, मतलब ये वाला f और ये वाला डेविएशंस दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 1। मैं यहाँ से साफ भी करता रहता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -3। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -4। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -4। मैं यहाँ साफ भी करता रहता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 15। 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 46। समझ गई बात? अगर मैं स्पीड स्पीड में कोई गलती कर दूं तो आप मुझे बता देना, तो आप भी चेक करते रहना। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल करूंगा, ये आ जाएगा सिग्मा एफ डी, और यहाँ से मैं टोटल करूंगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो 50 आता है क्योंकि पुराने क्वेश्चन में भी यही था। सिग्मा एफ डी यहाँ से कैलकुलेट करें तो जो सिग्मा एफ डी है वो हमारा आ जाता है 50। ठीक है, 50। तो अगर कोई गलती हुई तो आप देख लेना। ये 50 आता है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये हो गए 11 11, हाँ 4 50 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, जो कि फॉर्मूला था मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ए एज्यूम नंबर कितना हमने लिया है 23, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 50, सिग्मा एफ भी कितना है 50, तो ये काट के तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23 + 1 24। तो एवरेज आ गई ना 24। तो कहने की बात ये है कि इस तरीके से जो है शॉर्टकट मेथड के थ्रू डिस्क्रीट सीरीज में एवरेज निकाली जाती है, अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहला मेथड जो मैं बताऊंगा आपको वो होगा डायरेक्ट मेथड। बोल बोल के गला बैठ जाता है। तो उसमें मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये जो एम होता है, एम क्या होता है? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। L1 क्या होती है? लोअर लिमिट। L2 क्या होती है? अपर लिमिट। ये जो पहले वाले नंबर हैं ये लोअर लिमिट्स होती हैं और ये दूसरे वाले नंबर L2 होते हैं, अपर लिमिट्स होती हैं। तो इसमें मान लो आपको मार्क्स और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर आपने मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें L1 कितना है? 0, प्लस L2 कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5। समझ गई बात? तो इसमें L1 कितना हुआ? ये वाले जो नंबर है वो L1 है, ये वाले नंबर L2 है। दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका अगर मिड वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 25, ये आ गया 35, ये आ गया 45, ये आ गया 55। हर एक क्लास का निकालना जरूरी है मिड वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, और पूरा ही अच्छे से लिख लेता हूँ L2। उसके बाद मुझे क्या करना है? FM। ठीक है, F मतलब ये और M मतलब ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25। नेक्स्ट आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 15। कितना आ गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150। वैसे ही F और M के जो आमने सामने वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर लो। 625 1050, ये आ गया 900, ये आ गया 550। अगर मैं यहाँ से सिग्मा FM निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू आ जाती है 3300। और अगर मैं यहाँ से सिग्मा F निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू आ जाती है 100। तो अगर मुझे मीन निकालना है, मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ 100। तो अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा
FM डिवाइडेड बाय सिग्मा F। तो सिग्मा FM कितना है 3300 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 33। तो मीन कितना निकला इसका 33। तो हमें इस हिसाब से मीन निकालना है। समझ आ गई बात आपको? तो ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड। अब मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में सेम फॉर्मूला जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था कि मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, बट ध्यान क्या रखना है, इसमें जो डेविएशन है वो मिड वैल्यू से लेनी है। डेविएशंस मिड वैल्यू से निकलेंगी। समझ गई बात? तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू का वही वाला फॉर्मूला, ये जो L1 है और L2 है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसको प्लस करके दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 15, 25, 35, 45 एंड 55। तो अब हमारे आगे मिड वैल्यू निकल गई है। अब हमने क्या करना है, डेविएशंस लेनी है। तो डेविएशंस क्या होता है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम नंबर। मिड वैल्यू को एज्यूम नंबर से माइनस किया। तो एज्यूम नंबर कहाँ से लेना है, डेविएशंस जो भी हम लेंगे वो मिड वैल्यू से लेंगे, क्लास इंटरवल से नहीं लेंगे और फ्रीक्वेंसी में से भी नहीं लेंगे। ये बात याद रखनी है, हमेशा मिड वैल्यू में से लेंगे। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 35, ठीक है, एज्यूम नंबर ले लिया 35। अब हर एक को 35 से माइनस करो। 5 माइनस 35 कितना हो गया, मतलब मिड वैल्यू को माइनस करेंगे कितना हो गया -30। फिर 15 को माइनस करेंगे 35 से -20। 25 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -10। फिर आ जाएगा 0, या आ जाएगा 10, या आ जाएगा 20। अब हमने क्या करना है, एफ इंटू डी, क्योंकि हमने सिग्मा एफ डी निकालना है ना। तो एफ ये वाला कॉलन है और डेविएशंस वाला ये वाला कॉलन है, दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 5 मल्टीप्लाई बाय -30, दैट विल बी इक्वल टू -50। फिर हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय -20, दैट विल बी -200। वैसे ही -250, 0, 200, फिर से 200। तो अगर मैं यहां से निकालूं सिग्मा एफ डी, तो ये 200 200 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, और ये 250 ये बचा, तो ये आ गया -200। समझ की बात? तो ये -200 आ गया। यहां से अगर मैं सिग्मा एफ निकालूंगा तो वो आ गया हमारा सिग्मा एफ 100। तो अब अगर मैं मीन निकालता हूं, ध्यान से देखो मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एज्यूम नंबर हमने कितना लिया था 35, प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकला हमारा -200 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है 100। तो ये आ गया 35 -2, क्योंकि ये कट कटा के 2 आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 33। तो एवरेज निकल गई ना 33। तो बहुत आसान है, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। आप साथ के साथ नोट करोगे तो आपको समझ आएगा ही आएगा। नेक्स्ट मेथड आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का भी बहुत आसान फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। ये जो डी डैश होता है इसको स्टेप डेविएशन कहते हैं, और डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बाई सी। और आपको ये तो पता ही है ना, डी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, एम माइनस ए, मतलब मिड वैल्यू माइनस एज्यूम नंबर। समझ की बात? तो सबसे पहले वही क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू का भी वही फॉर्मूला है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले निकाली थी 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 25। ठीक है, मैं फिर से निकालता हूँ, मेरे से गलती हो गई है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया 5, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया 15, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, 55 प्रॉपरली लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लेंगे डेविएशंस। डेविएशंस क्या होती है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम नंबर। हमने वही वाला ले लिया 35 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया एज्यूम नंबर इज 35। हर एक को 35 से माइनस किया, 35 से माइनस किया, ये आ गया -30, -20, -10, 0, 10, 20। इतना तो पुराना ही हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डी डैश। डी डैश क्या होता है, स्टेप डेविएशन, और डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बाई सी। सी होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जो ये जो डी वाला कॉलन है ना, इन सबको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं कॉमन फैक्टर 10 ले लेता हूं। तो हर एक नंबर को 10 से डिवाइड करता हूं, तो हो गया -30 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया -3। इसको 10 से डिवाइड किया -2, इसको 10 से डिवाइड किया कितना आ गया -1, 0, फिर ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम करेंगे एफ इंटू डी डैश। मतलब एफ ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गया और डी डैश मतलब ये वाला कॉलन हो गया। तो हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय -3, दैट विल बी इक्वल टू -15। तो इन दोनों कॉलम्स को आपस में जो नंबर है उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -25, 0, 20
और ये आ जाएगा 20 अगेन, ठीक है। अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो सिग्मा एफ डी डैश ये आ जाता है -20, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है वो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय सी। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो हमारे सामने जो एज्यूम नंबर है वो कितना आ रहा है, एज्यूम नंबर हमने लिया था 35, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूँ 35 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना है -20 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यहाँ से सिग्मा एफ निकालें तो ये निकलेगा 100, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 100 मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन फैक्टर था, ये जो कॉमन फैक्टर है जिससे सारे डिवाइड हो रहे थे वो कितना लिया था 10, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। तो इस सब को सॉल्व करेंगे, ये जीरो से जीरो कट गया, ये कट गया, तो ये 35 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 33। कोई परेशानी नहीं है इसमें। अगर आप साथ के साथ सॉल्व करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप साथ के साथ सॉल्व नहीं करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने करवाया है वो है लेस देन सीरीज। ये जो लेस देन सीरीज है इसको सबसे पहले आपको इस लेस देन सीरीज को आपको पहले प्रॉपर सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही आप निकाल पाओगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास इंटरवल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी। जब भी हम लेस देन को कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे ये लेस देन 5 है तो मैं लिख दूंगा 0 to 5। अगला नंबर क्या है 10, तो मैं लिख दूंगा 5 to 10, 10 to 15, समझ की बात, 15 to 20, तो अगला नंबर क्या है 20 से 25, ठीक है, 20 प्रॉपर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 20 to 25। अब मुझे फ्रीक्वेंसी बनानी है, ध्यान से देखना, मुझे तो फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी इस केस में, मैं फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर से शुरू करूंगा। लेस देन 5 कितना है 15, तो मैं 0 to 5 लिख दूंगा 15। नेक्स्ट में 5 to 10 कितना लिखना है मुझे, ये जो 15 और 35 है इसके बीच में गैप कितने का है 20 का, तो जो भी गैप होगा उनको मैं माइनस करके लिख दूंगा। तो ये आ गया 20। इसके बीच में कितना गैप है फिर बाद में देखें, तो ये आ गया 15, ठीक है। इनके बीच में कितना गैप है, ये आ गया 10। फिर इनके बीच में कितना गैप है, ये आ गया 5। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली यहाँ से मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकाल के बाद में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से एफ एम निकालना है, और एफ एम निकालने के बाद मैं जो यहाँ से टोटल करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ से ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से टोटल करूँगा तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ जो कि आ जाएगा 65 के करीब, और यहाँ से करूँगा सिग्मा एफ एम, और बाद में मैं ये मीन की वैल्यू के अंदर पुट कर दूंगा सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ, जैसा कि मैंने डायरेक्ट मेथड किया था। आपको मिड वैल्यू आता है ना निकालना, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा 2.5, ठीक है, ये आ जाएगा 7.5, ये आ जाएगा 12.5, ये आ जाएगा 17.5, 22.5, और बाद में एफ और एम के कॉलम को मल्टीप्लाई करके इधर लिख लोगे, बाद में फॉर्मूले में पुट कर लोगे, समझ की बात, ये तो आप कर ही लोगे। फिर उसके बाद एक आ जाता है मोर देन सीरीज। जब भी हम मोर देन सीरीज की बात करते हैं तो उसको भी निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका है जो कि मैं आपको अभी बताने लगा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देख लेना, सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मैं क्लास इंटरवल में बनाऊंगा। जब मोर देन सीरीज आती है तो जैसे 0 और अगला नंबर है 10, तो मैं लिखूंगा 0 to 10, फिर क्या लिखूंगा 10 to 20, ठीक है, 20 के बाद क्या है 30, 20 to 30, 30 के बाद क्या है 40, तो लिखूंगा 30 to 40। लास्ट नंबर क्या है मोर देन 40, तो 10-10 का गैप चल रहा है, तो ये 40 to 50 हुआ ना, समझ की बात। और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो इसमें फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा तरीका अलग है। जो मैंने लेस देन में करवाया था वो तो था ऊपर से, मोर देन में होता है हमेशा नीचे से। तो नीचे का पहला नंबर हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट, और इसके बाद क्या करेंगे, जो भी चेंज आता जा रहा है, चेंज कितना है 25 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 15 का चेंज, ठीक है। यहाँ पे कितने का चेंज आया 13 का चेंज, ठीक है, यहाँ पे कितने का चेंज आया 12 का चेंज, यहाँ कितने का चेंज आया 10 का चेंज। तो इस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो इसको निकालने के बाद हमें क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है और बाद में एफएम कर देना है। तो इस तरीके से मिड वैल्यू और एफएम निकालने के बाद आप ये काम आसानी से कर सकते हो कि यहाँ से हमने निकाला सिग्मा एफ, यहाँ से निकाला सिग्मा एफएम, और ये मीन आपका निकल जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफएम ओवर सिग्मा एफ। मिड वैल्यू तो पता है ना कैसे निकालते हैं, ये आ गई 5, 15, 25, 35, 45। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता लग जाएगा कैसे निकालना है। फिर एफ और एम को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आमने सामने है, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, टोटल करोगे सिग्मा एफ एम, ऊपर पुट कर दिया, सिग्मा एफ नीचे पुट कर दिया, निकल गया आपका आंसर, समझ की बात। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है आपका
ये क्या कहते हैं, ये वाला अपना ओपन एंड सीरीज। अब ये जो ओपन एंड सीरीज है, इसमें किस तरीके से हम निकालते हैं, ये भी आपको एक तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो ओपन एंड सीरीज में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओपन एंड सीरीज मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था क्या होती है। ओपन एंड सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अगर आप देखें तो ये शुरुआत का नंबर, ये वाले जो शुरुआत के नंबर होते हैं ये वाले, ठीक है, और जो ये वाले नंबर हैं शुरुआत का नंबर और ये जो आखिरी नंबर है ये गायब होता है। तो इस टाइप की सीरीज को हम ओपन एंड सीरीज कहते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली ओपन एंड सीरीज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। जैसे लेस देन 10 तो सीधा हो गया 0 to 10, बाकी नंबर तो आपको डायरेक्टली गिवन ही है, समझ गए बात। तो बाकी तो आपने हूबहू ऐसे ही लिख लेने, और लास्ट में 10 का गैप है तो ये आ जाएगा 40 to 50। और उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी जो है उसमें कोई चेंज नहीं करना, 5 8 12 6 4। तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली इसके थ्रू निकाल देना है। मिड वैल्यू निकालनी है, और मिड वैल्यू निकालने के बाद एफ एम निकालना है, ठीक है। मिड वैल्यू तो आती है ना निकालनी, यहाँ से निकालने की मिड वैल्यू 5 15 25 35 45। फिर एफ और एम को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, जैसे 25 फला फला फला, यहाँ पे आ गया सिग्मा एफ एम और यहाँ से आ गया सिग्मा एफ। तो मीन का फॉर्मूला आपने सीधा डाल देना है। तो मीन क्या है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद एक और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्टिंग इनकरेक्ट मीन। जो इनकरेक्ट मीन है उसको करेक्ट करने का तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करेक्ट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, ठीक है, जो भी हमने इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाला, माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। मतलब जो भी हमारे पास सिग्मा एक्स निकलेगा, जो इनकरेक्ट होगा उसमें सही वैल्यू डाल देनी है और गलत वैल्यू निकाल देनी है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कर देना है। तो हमारे पास जो है करेक्ट मीन आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको करवाता हूँ। एग्जाम्पल है, द एवरेज हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब मैं पहले ही लिख देता हूँ, 40 स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 40, समझ के बाद, वॉज कैलकुलेटेड एज 155 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ इनकोरेक्ट मीन, जो इनकोरेक्ट मीन गिवन है वो कितना है, मैं यहाँ पहले ही लिख लेता हूँ, इनकोरेक्ट मीन इट इज इक्वल्स टू 155, समझ के बाद। It was later discovered that the height of one student was read as 157 instead of 137. Calculate the correct mean. तो अगर यहाँ देखें तो हमारी जो करेक्ट वैल्यू है वो है 137, और हमने गलती से उसको पढ़ लिया 157, उसकी वजह से मीन खराब हो गया। तो अब ये कैसे निकालना है, बहुत आसान है। तो हमें एन और ये चीजें दी हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप निकालोगे मीन का फार्मूला, तो मीन का फार्मूला मैंने अभी अभी बताया ऊपर, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, इट इज सिग्मा एक्स बाय एन। तो हमें मीन कितना गिवन है, हमें मीन गिवन है 155, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स ही आ जाएगा, और एन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 40। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, ये जो सिग्मा एक्स है इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6200। तो जो हमारे पास इनकरेक्ट मीन, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है, उसकी वैल्यू निकल रही है 6200। तो अब मैं आपको करेक्ट मीन लिख के बताता हूँ। करेक्ट मीन इट इज इक्वल्स टू जो भी आपकी इनकरेक्ट वैल्यू आ रही है, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, ठीक है, प्लस करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू ऐड करनी है, आपने पेपर में पूरी लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज, जो भी आपकी इनकरेक्ट वैल्यूज है वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे अगर हम लेके चलें तो इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है हमारी 6200, ठीक है, प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी है 137 जो अभी बताया था ऊपर, और इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 157, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स तो सेम रहे ना 40। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाता है 154.5। तो ये हमारा करेक्ट मीन आ जाएगा, समझ के बात। तो इस तरीके से इनकरेक्ट मीन को करेक्ट करने का तरीका है, सही वैल्यूज डाल दो, गलत वैल्यूज निकाल दो, सिग्मा एक्स से जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है तो हमारे पास करेक्ट मीन आ जाएगा। उसके बाद एक और जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो है मिसिंग वैल्यूज। काफी इंपॉर्टेंट है मिसिंग वैल्यूज का क्वेश्चन भी। तो जब भी हमें मिसिंग वैल्यू दी होती है तो मीन की वैल्यू तो गिवन ही होती है। एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 6 आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होगी 6। तो आपको दिया हुआ कि 6 आइटम्स का मीन निकाला, वो था 35, और जो वैल्यूज थी उसमें से 5 वैल्यूज ये दी हुई है 15 20 25 30 45। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू, या फिर कह सकते हो सिक्स्थ वैल्यू जो है इस सीरीज की वो निकालनी है। तो आपको तो पता है
कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर मैं सिग्मा एक्स करूं तो मतलब 6 आइटम्स हैं, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यही आया ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 6। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मीन कितना है? मीन था 35, ठीक है, प्लस ये जो 5 वैल्यूज दी हुई थी उनकी जगह मैं लिख लेता हूँ 15 प्लस 20, ये जो वैल्यूज दी हुई थी, प्लस 25 प्लस 30 प्लस 45 प्लस छठी वैल्यू को मैं x6 से लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 6। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया 35 को, ये आ गया 210 विच इज इक्वल्स टू, अब ये सारी की सारी वैल्यूज को टोटल किया, ये आ गया 135 प्लस x6। तो 135 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 210 माइनस 135 इट इज इक्वल्स टू x6। तो x6 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 75। तो सिंपल है कि आपको जब भी एक मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है तो आपको एक वैल्यू गिवन होती है, विदाउट मीन के हम नहीं निकाल सकते। समझ गए बात आप? ठीक है। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, जिसमें आपको, ये तो था इंडिविजुअल सीरीज में, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज में मिसिंग वैल्यू का आ जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा कि गिवन दैट मीन इज 41, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। तो ये मार्क्स दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी दी है और ये मिसिंग वैल्यू की जगह मैंने ए लिख लिया, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो चीजें हमें गिवन है, ठीक है, और मीन भी गिवन है। समझ गई बात? ये जो मीन है वो वैल्यू भी गिवन है। अगर मीन वैल्यू गिवन ही नहीं होगी तो हम निकालेंगे कैसे? वो तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। समझ गई बात? इसको मैं ऊपर तक बना लेता हूँ। तो अब मैं आपको करके बताता हूँ कि अब इस केस में हमने क्या करना है। तो इस केस में सिंपली आपको ये तो पता है ना कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होता है। बस ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने निकाला एफ एक्स, ठीक है, मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 160, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 30 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट विल बी इक्वल टू 360। ऐसे करते करते 800, ये क्या आ जाएगा? 10a, a मल्टीप्लाई बाय 10 10a, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा 280। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये आ जाता है सिग्मा एफ एक्स इट इज इक्वल्स टू, सबको टोटल करें, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं 2 मिनट में कर लूंगा, 1960 प्लस 10a, ठीक है, 10a। और यहाँ से अगर मैं सिग्मा एफ करता हूँ तो ये आ जाता है 60। तो बहुत आसान है। अब हमने क्या करना है? अब हमने मीन के फॉर्मूले पे पुट कर देना और कुछ नहीं करना। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ विच विल बी इक्वल टू, मीन का वैल्यू कितना गिवन था? 41, विच विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1960 प्लस 10a, मैं 10 अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, 10a डिवाइडेड बाय आपका आ जाता है 60। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2460 इट इज इक्वल्स टू 1960 प्लस 10a। इसको उधर भेजते हैं और माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा उधर जाके 2460 माइनस 1960 इट इज इक्वल्स टू 10a, ठीक है। तो अब अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 500, तो ये आ जाएगा 500 इट इज इक्वल्स टू 10a। तो अगर फर्दर a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 50। तो जो a है इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50। तो जब भी आपको एक मिसिंग वैल्यू गिवन होती है तो एक वैल्यू गिवन भी होती है, जैसे मीन की वैल्यू इधर गिवन है, ठीक है। अब मैं आपको एक और मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन करके बताता हूँ जो कि कंटिन्यू सीरीज में, इसमें क्या है? फाइंड द मिसिंग वैल्यू। आपको मीन की वैल्यू गिवन है 28, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कॉलन बना देता हूँ। इसमें मीन का फॉर्मूला क्या है? अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ है। तो नेक्स्ट कॉलन मैं बनाऊंगा मिड वैल्यू का, ठीक है। मिड वैल्यू के बाद मैं कॉलन बनाऊंगा एफ एम का। समझ गई बात? एफ एम का। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब तक आपको पता लग गया होगा किस तरीके से निकालते हैं। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। अब अगर मैंने एफ एम करना है तो एफ और एम को मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना आ गया? 60। 18 मल्टीप्लाई बाय 15, 270, ये आ गया 25a। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 700।
765, 330, ठीक है। अब अगर मैं इसको टोटल करता हूँ सिग्मा एफ को, ये आ जाता है 73 प्लस ए, ठीक है। और अगर मैं इसको टोटल करता हूँ सिग्मा एफ एम, तो ये आ जाता है मेरे पास 2125 प्लस 25 ए। समझ गए बात, क्योंकि 25 ए को हम उसमें ऐड ऑन ही ना कर सकते। अब सिंपल है, हमारे को सिंपल सा मीन का फॉर्मूला गिवन है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसी फॉर्मूले को लेके चलो। मीन की वैल्यू कितनी है 28, सिग्मा एफ एम कितना है 2125 प्लस 25 ए डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना गिवन है 73 प्लस ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 73 प्लस ए which is equals to 2125 minus 25a। अब ब्रैकेट को लो, 28 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आ जाएगा 2044 प्लस 28a which is equals to, मैंने यहाँ a नहीं लिखा स्पीड में, ठीक है, तो आप लिखोगे 2125 प्लस 25a। समझ गई बात। अब a वाला इधर ले जाओ और ये वाला इधर ले जाओ, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 28a माइनस 25a, इट इज इक्वल्स टू 2125 माइनस 2044, तो ये आ जाएगा 3a, इट इज इक्वल्स टू 81, तो a की वैल्यू आ जाएगी 27। प्रॉपर लिख लेता हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज जो है निकाल सकते हो, इस तरीके से आपका जो है आसानी से ये निकल जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने बताया था वेटेड एवरेज, वेटेड अरिथमेटिक मीन, वो बताता हूँ। वेटेड मीन मैंने आपको बताया था कि हर एक आइटम की सेम इंपॉर्टेंस नहीं होती, किन्हीं कुछ आइटम्स को हम ज्यादा वेटेज दे देते हैं और कुछ आइटम्स को कम वेटेज देते हैं, इसलिए हम वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन रेफर्स टू द एवरेज when different items of the series are given different weights according to their relative importance। हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसी के हिसाब से उनको नंबर वेट्स दिए जाते हैं। तो वेटेड मीन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स बार डब्ल्यू थोड़ा नीचे लिखा होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डब्ल्यू, कई जगह पे डब्ल्यू एक्स लिखा होता है, कई जगह पे एक्स डब्ल्यू, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास मार्क्स हैं और हमारे पास वेट्स हैं, ठीक है। तो मार्क्स को हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स और वेट्स जो हैं इनको हम डब्ल्यू ले लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम हमने अगर इसी के हिसाब से चलें तो हमने नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू, एक ही बात है। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी इक्वल टू 70। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 2 110, 180, 320, 54 और इसको टोटल करेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू को, ये आ जाएगा 734 और यहाँ से सिग्मा डब्ल्यू वेट्स करते हैं तो ये आ जाता है 11। तो हमें सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है कि वेटेड मीन इट इज इक्वल्स टू सिग्मा, मैं यहाँ प्रॉपर लिख लेता हूँ, सिग्मा डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू विच विल बी इक्वल टू 734 डिवाइडेड बाय 11 दैट विल बी इक्वल टू 66.72। ठीक है, मैंने पहले से निकाल के रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक करेंगे जो मीन का आ जाता है, वो आ जाता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सीरीज का मीन इकट्ठा करके निकालना, उसे कंबाइंड मीन कहा जाता है। जैसे दो सीरीज हैं तो हम लिखते हैं मीन 1 2, अगर दो से ज्यादा सीरीज होती, तीन होती तो 1 2 3 लिख देते, अप टू एन है तो अप टू एन। तो इसका फॉर्मूला होता है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अगर ये n तक होती तो हम लिखते हैं n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डॉट 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 n मतलब जितनी भी नंबर ऑफ वो हैं और मीन ऑफ n डिवाइडेड बाय जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उन सबको टोटल कर लेते हैं। इसका एक जो है एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। आपको एग्जाम्पल गिवन है, इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 40 मेल वर्कर्स एंड 20 फीमेल वर्कर्स। अब साथ के साथ डाटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल वर्कर्स कितने हैं 40, ठीक है, फीमेल वर्कर्स कितनी है 20, ठीक है, साथ के साथ लिख लिया। द एवरेज वेज ऑफ मेल वर्कर्स इज 100, तो मैंने यहाँ लिख दिया जो मेल वर्कर्स की एवरेज है वो है 100। और दूसरा एंड द एवरेज वेज यहाँ पे लिखना था, मैंने एज क्यों लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे वेज आना था, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ एवरेज वेज। तो फीमेल की जो एवरेज वेज है वो है 80। अगर मैं यहाँ एज लिखता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता, क्योंकि एक की एज और दूसरे की वेज में कोई रिलेशन निकलता नहीं, तो हम कंबाइंड मीन क्यों निकालें। तो यहाँ पे जो उसका मीन है वो जो फीमेल वर्कर्स हैं उनका मीन है 80, तो मैंने यहाँ लिख दिया मीन टू 80।
तो अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द कंबाइंड मीन, जो टोटल वर्कर्स हैं उनका कंबाइंड मीन निकालो। तो ये बहुत आसान है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से इसका फार्मूला। मीन 1 2 मतलब 2 सीरीज, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो n1 नंबर ऑफ आइटम्स फर्स्ट की कितनी है, मेल वर्कर्स कितने हैं 40, मल्टीप्लाई बाय मीन 1 कितना आ गया 100, प्लस n2 कितना है, n2 है हमारे पास 20, इनटू मीन 2 कितना है, ये है 80, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n1 है 40 और n2 है 20। तो इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 93.3। तो ये जो है 93.3, ये इनकी कंबाइंड मीन या कंबाइंड एवरेज मीन, एवरेज वेज सॉरी, बोल बोल के गला बैठ गया, वीडियो भी बहुत लंबी होगी। तो ये इनकी कंबाइंड जो है कंबाइंड मीन या कंबाइंड वेज मीन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने कवर करना था कि मेरिट्स क्या है अरिथमेटिक मीन के। अब शुरू करते हैं कि अरिथमेटिक मीन के या जो सिंपल मीन है इसके एवरेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पेपर में लिखना है, जिस तरीके से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी तरीके से लिखा हुआ है। द अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट वाइडली एंड widely used measure of central tendency in practice because of its merits। इसके बहुत फायदे हैं, इस वजह से इसको मतलब ज्यादातर यूज किया जाता है। फॉलोइंग आर द मेन मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो मैंने पहले मेरिट्स लिखे हैं, फिर डीमेरिट्स भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला सर्टेनिटी। अरिथमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइंड होगा। आप 10 बार भी निकालोगे तो इसका आंसर सेम आएगा, चाहे आप शॉर्टकट से निकालो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, स्टेप डिवीजन से निकालो। देयरफॉर इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डेफिनेट एंड सर्टेन, इसकी वैल्यू सर्टेन आती है और एक प्रॉपर नंबर आता है। ठीक है, देयर इज नो स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन की कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर नंबर ऑफ आइटम्स भी गिवन है और जो आइटम्स है उनमें कोई वैल्यू में चेंज भी नहीं आता तो मीन आपका वही निकलेगा जिस मर्जी मेथड से निकालो। दूसरा, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज, क्योंकि सारी जो आइटम्स है उनको टोटल करके निकाला जाता है ना, बाद में नंबर ऑफ आइटम्स को डिवाइड करके। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ इवन अ सिंगल आइटम ऑफ द सीरीज इज मिसिंग। अगर एक भी आइटम मिसिंग होगी तो जो मीन है उसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। देयरफॉर इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेजर, ये सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेजर होता है क्योंकि इसमें सारी आइटम्स को कंसिडर किया जाता है। एक भी आइटम नहीं होगी तो अच्छे तरीके से मीन नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी। आसान है काफी निकालना। अरिथमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। निकालना भी आसान है और अंडरस्टैंड करना भी आसान है। नेक्स्ट है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इसकी फर्दर एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अरिथमेटिक मीन इज कैपेबल ऑफ फर्दर algebraic treatment. It is because of this characteristic that mean is extensively used in statistical analysis। जैसे हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, उसमें हम डिवीजन मीन से भी ले सकते हैं, कोरिलेशन में भी मीन से ले सकते हैं, रिग्रेशन में भी ले सकते हैं, और अगर आपने एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उनमें भी हम मीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। It is relatively stable measure of central tendency in the sense that it is least affected by changes in the sample of the series। अगर हम सीरीज के सैंपल को चेंज कर दें तो ये इफेक्टेड तो होगा मगर लीस्ट अफेक्टेड होगा, इसलिए इसको हम स्टेबल कह देते हैं, इसमें स्टेबिलिटी होती है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, अगर हम दो अलग अलग ग्रुप्स का या दो अलग अलग सीरीज का हम अरिथमेटिक मीन निकाल लें तो हम उनमें कंपेयर कर सकते हैं कि देखो जी इसका इतना है, इसका इतना है, इसकी एवरेज ज्यादा है। जैसे एक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, एक क्लास है उसमें एवरेज मार्क्स है 90 और एक क्लास है उसमें एवरेज मार्क्स है 60, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई ये इंटेलिजेंट की क्लास है और ये नलायकों की क्लास है। समझ की बात। अरिथमेटिक एवरेज कैन बी यूज्ड एज अ गुड बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिकॉज इट इज स्टेबल, सर्टेन एंड इज अ टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीरीज। ये हम कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि स्टेबल है, सिंपल है, सर्टेन है। ठीक है, ये बातें आपने पेपर में ऐसे लिखनी है। Thus, arithmetic mean is regarded as a very good measure of central tendency because it satisfies most of the characteristics of an ideal average। एक ideal average में जो characteristics होते हैं उनको mostly ये satisfy करता है। ठीक है, अब आ जाती हैं इसकी demerits। demerits क्या है? demerits of arithmetic mean डिस्कस करेंगे। The main demerits of arithmetic mean are number one, affected by extreme values। एक्सट्रीम वैल्यू से असरदार होती है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा उसके 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स और एक बच्चा उसके 1 मार्क्स है। जब हम इन सबको टोटल करके एवरेज निकालेंगे तो वो हो गया 60। अब देखो 60 के आसपास 90 भी नहीं आता, 60 के आसपास 80 भी नहीं आता, 60 के आसपास 1 भी नहीं आता, तो एक्सट्रीम वैल्यू से ये वैल्यू असरदार हो गई ना।
तो पेपर में लिखोगे सिंस अरिथमेटिक एवरेज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज आइटम्स जो हैं इसकी जो वैल्यू है उसको असर करेंगी। मैंने एक और एग्जांपल ली कि हमारे कंट्री में पर कैपिटा इनकम 90,000 के अराउंड आ रही है, तो हर कोई 90,000 कमा रहा है? नहीं ना कमा रहा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं केस ही ना ठोक दे मेरे ऊपर, ठीक है। उनकी तनख्वाहें इतनी ज्यादा है अरबों खरबों में, और आम बंदे की इतनी कम है कि एवरेज इतनी ज्यादा आ रही है। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डाटा। अगर आपके पास डाटा मिसिंग है, इनकम्प्लीट है, तो फिर तो मीन निकल ही नहीं ना पाएगा। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर नोन। सारी आइटम्स पता होंगी तभी मीन निकलेगा। इफ आउट ऑफ 100 आइटम्स द वैल्यू ऑफ 99 आइटम्स आर नोन, द अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज ऑफ द मिसिंग वैल्यू ऑफ वन आइटम। एक वैल्यू भी मिसिंग होगी तो भी प्रॉपर अरिथमेटिक मीन नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मीन वैल्यू मे नॉट बी इन द फिगर। जो है, जो भी मीन वैल्यू निकली है वो क्या पता सीरीज में ही ना हो। एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक नंबर है 4, 8, 15, 21, इन सबको टोटल करके हमने 4 से डिवाइड किया नंबर ऑफ आइटम्स, तो मीन कितना निकला 12। अब ये 12 आइटम तो हमने एवरेज तो निकाल ली, मगर ये आइटम तो सीरीज में आते ही नहीं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे द मीन वैल्यू मे समटाइम्स बी अ वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज एट ऑल। मीन कभी कभी ऐसा नंबर आ जाता है जो सीरीज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है एब्सर्ड रिजल्ट्स। एग्जांपल देता हूं, अरिथमेटिक मीन समटाइम्स गिव सच रिजल्ट्स व्हिच लुक लाइक दिस। जैसे मान लो एक ट्यूशन का बैच है, मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, एक ट्यूशन का बैच है, उसमें एक बैच में 2 स्टूडेंट्स है, एक बैच में 3 स्टूडेंट्स है, एक में 4, एक में 3, एक में 5। जब मैंने इनको सबको टोटल करके 5 से डिवाइड किया तो एवरेज बच्चे कितने आ रहे हैं? एक बैच में 3.4। अब 0.4 कोई बच्चा होता है? खुद सोचो, 0.4 कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसे एब्सर्ड से रिजल्ट आ जाते हैं मीन के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। जो भी कंक्लूजन है वो मिसलीडिंग होता है। किस तरीके से? समटाइम्स अरिथमेटिक मीन गिव्स फॉलेसियस एंड मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है। फर्स्ट मंथली टेस्ट हुआ, सेकंड मंथली टेस्ट हुआ, थर्ड मंथली टेस्ट हुआ। ए स्टूडेंट के पहले मंथली टेस्ट में आए 10, दूसरे में आए 20, तीसरे में आए 30। जो स्टूडेंट बी है, इसके पहले टेस्ट में आए 30, दूसरे में आए 20 और तीसरे में आए 10। जब हम इनका मीन निकालते हैं तो इसका मीन भी 20 निकलेगा, इसका मीन भी 20 निकलेगा। तो इससे तो कोई कंक्लूजन ही नहीं निकली। इससे तो ये कंक्लूजन निकलती है कि दोनों एवरेज से बराबर है। मगर अगर आप ध्यान से देखो, जो ए स्टूडेंट है वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करता जा रहा है, तो ये इसकी बेहतरी के बारे में बता रहा है कि ए स्टूडेंट मेहनत करके पहले से अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। मगर जब हम बी स्टूडेंट में देखते हैं तो उसका तो बेड़ा गर्क हो रहा है। जो बी स्टूडेंट है उसकी तो ऐसी की तैसी हो रही है, वो तो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा। मगर दोनों की एवरेज तो बराबर आ रही है, तो एवरेज को देख के तो लगेगा कि दोनों के दोनों सेम लेवल की इंटेलिजेंस पे हैं। मगर वैसे देखा जाए तो ए स्टूडेंट पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है और बी की जो परफॉर्मेंस है वो गिरती जा रही है। तो इस सिचुएशन में जो हम सिंपल मीन या फिर ये जो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ये मिसलीडिंग एंड फॉलेसियस जो है ये कंक्लूजन्स दे देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी हो गई है और इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं मीन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।